स्थान नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष इनके क्रूरता को और इनकी सोच को भली भांति जानता है अध्यक्ष साहब। इसलिए आप लोग चिंता ना करें, अगली बार जीतना तो छोड़िए, आप लोग अपना जमानत बचा लीजिएगा, यही बहुत बड़ी बात होगी। नमस्कार, स्वराज के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आप सबों का स्वागत है। और हम आज बात करेंगे कि भाई बाजीगर, और इस चर्चा में हमारे साथ झारखंड के राजधानी रांची से जुड़ेंगे सुरेंद्र सोरेन, वरिष्ठ पत्रकार वहां हैं, और आज की पूरी गतिविधियों पर लगातार झारखंड में जो राजनीतिक संकट गहराया है उस पर लगातार उनकी नजर बनी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, जिन सवालों पर हम चर्चा करेंगे, कि आज के इस बहुमत साबित करने के लिए जो विशेष सत्र बुलाया गया था और जिस अंदाज में हेमंत सोरेन ने अपनी बात को विधानसभा में रखा है, क्या ये माना जाए कि इस बहुमत साबित करने के बाद सरकार को अस्थिर करने को लेकर जो मिशनरी काम कर रही है उनके लिए एक बड़ी चुनौती है? जिस अंदाज में उन्होंने सरकार की बात या सरकार गिराने की बात उन्होंने सदन में रखी है। और दूसरी बात यह कि आज के इस बहुमत वाले जो सत्र रहा और जिस अंदाज में उन्होंने बहुमत साबित किया है, तो क्या ये माना जाए कि शिबू सोरेन के बाद हेमंत सोरेन ये साबित करने में कामयाब हो गए कि झारखंड में मैं एक उभरता हुआ आदिवासी नेता है? कई इस तरह के सवाल हैं, जिन सवालों पर हम चर्चा करेंगे और सीधे चलेंगे सुरेंद्र सोरेन जी के पास। सोरेन जी, आज जो कुछ भी हुआ सदन में, उसको लेकर आप क्या मानते हैं? क्या आप किस दृष्टिकोण से उन चीजों को देखते हैं? तो जो आंकड़े हैं वो हेमंत सोरेन के पक्ष में है। ये सभी जानते हैं कि ये पहली बार हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा इतने बड़े आंकड़ों के साथ झारखंड में जीत करके आई 2019 के इलेक्शन में। इतने बड़े आंकड़े ना बिहार के वक्त में थे, ना बिहार से जब झारखंड को अलग करने का आंदोलन चल रहा था, यानी झारखंड आंदोलन के वक्त में भी इतने बड़े आंकड़े नहीं मिले थे। लेकिन कुछ पिछली सरकार की कुछ मेहरबानी कह लीजिए या पिछली सरकार की कुछ कार्यशैली कह लीजिए, हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा इतनी बड़ी फिगर लेकर के 2019 में सत्ता में पहुंची थी। और कांग्रेस के साथ भी एक बड़ा अच्छा संजोग हुआ कि पहली बार वो 16 के आंकड़ों के साथ जब झारखंड मोर्चा के साथ मिलकर सरकार बना रही थी, तो सरकार बनाने के बाद उनके दो नंबर में और इजाफा हो गया, यानी कुल 18 हो गए। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस यानी यूपीए गठबंधन को किसी तीसरे दल की या व्यक्ति के सहारे की जरूरत नहीं थी। तो ये फिगर बिल्कुल क्लियर था कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड में बहुमत के लिए 41 सीटें चाहिए थी और 41 में उनके पास अपने ही दल के अंदर 48 सीटें हो गई थी। एक फिलहाल हम माइनस कर दे, अगर विधानसभा अध्यक्ष को हटा दे, तो 29 विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हैं, यानी उसके समर्थन में है, और 18 विधायक जो कांग्रेस के हैं, यानी जो 2 झारखंड विकास मोर्चा से उछल करके या दल बदल करके वहां पहुंचे थे। तो इतना स्पष्ट फिगर होने के साथ विश्वास मत लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। शायद इसीलिए विपक्ष के लोगों ने यह सवाल उठाया, यह चुटकी ली कि क्या हेमंत सोरेन को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, इसलिए उन्हें विश्वास मत का प्रस्ताव लाने की जरूरत पड़ रही है। तो यह सवाल, यह टीका टिप्पणी सदन के भीतर पूरे विश्वास मत के प्रस्ताव पर चर्चा के दरमियान ये बातें सामने आई। तो ये जरूर है कि उन्हें विश्वास मत हासिल करने की आवश्यकता नहीं थी। तो आवश्यकता किस बात की थी? यह शक्ति प्रदर्शन का था। ये उन ताकतों को जवाब देने के लिए ये विश्वास मत की ये परिस्थितियां लाई गई जिन ताकतों के जरिए हेमंत सोरेन सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। जो पिछले दिनों के तथ्यों को और घटनाओं को अगर हम देखें, तो मुझे लगता है कि फिगर के मामले में हेमंत सोरेन शुरुआती वक्त से यानी 2019 की परिस्थितियां, जब चुनाव के बाद की परिस्थितियां, तो उसी वक्त से आंकड़े में मजबूत रही। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से हेमंत सोरेन को यह डर सताते रहा कि उनके विधायक टूटकर जा सकते हैं और कुछ ऐसी तो ये विश्वास ना सिर्फ सदन में हासिल करना था बल्कि उन ताकतों को। इसलिए हेमंत सोरेन ने अपने स्पीच में, अपने भाषण में ही यह कहा कि सदन के बाहर यानी रायपुर में जो उन्होंने हेमंत सोरेन ने सारे विधायकों को अपने एक फोल्डर में रखने की जो उनकी कोशिश थी, उन कोशिशों को अगर देखा जाए तो सदन के बाहर भी उन्होंने अपनी ताकत की आजमाइश की, की नुमाइश की, और सदन के अंदर भी आज मत विभाजन के जरिए ये स्पष्ट हुआ कि
जो 48 की संख्या इस वक्त सदन का विश्वास हेमंत सोरेन पर है, हेमंत सोरेन के मंत्रिपरिषद पर है। तो ये तमाम आज की गतिविधियां जो हैं वो इस तरह से संपन्न हुई, जो एक दिन का जो विशेष सत्र जिसे कहा जा रहा है, हालांकि ये मॉनसून सत्र का ही विस्तारित सत्र का ही ये कार्यावधि है, चूंकि एक दिन शेष बच गए थे। एक दिन पहले ही सत्रावसान हो गया था मॉनसून सत्र की, तो ये उसी की विस्तारित कार्यावधि थी और वो आज संपन्न हो गई। तो हेमंत सोरेन की सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं है, पूरे विश्वास में है। इस विश्वास के साथ उन्होंने विपक्षियों को जवाब दिया जो उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिशों में लगे थे या उनकी सरकार के सूरज विश्वास जी, पर आपको सवाल क्या उठा रहे लगता थे। है कि इस बहुमत साबित करने के बाद एक तो देश में ये हेमंत सोरेन ये संदेश देने में कह सकते हैं कि पूरी तौर पे सफल रहे कि बिल्कुल किस कामयाब है। तरीके से परेशान किया जा रहा है। बहुमत में होने के बावजूद बीजेपी और बीजेपी की जो एजेंसी है, जो बार बार वो चर्चा करते हैं, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग के बारे में जो चर्चा करते हैं, तो ये कहीं कहीं वो ये संदेश देने में आज वो कामयाब रहे कि बहुमत की सरकार को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। इसका झारखंड की राजनीति में क्या प्रभाव, मतलब झारखंड की राजनीति की अगर हम बात करें तो सोरेन जिस तरीके से आज बहुमत साबित करने के दौरान उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो काफी एग्रेसिव थे। शुरुआत में ही वो अटैकिंग मूड में दिख रहे थे और बीजेपी पर सीधा सीधा उन्होंने हमला बोला। यहां तक अडानी तक की चर्चा उन्होंने की, जिस तरीके से सरकार को गिराने की कोशिश चल रही है वो घटनाक्रम का उन्होंने जिक्र किया। इन सब बातों का झारखंड के राजनीति पर, क्योंकि देखिए जो आदिवासी समाज है, जिस समाज से वो आते हैं, वो और फिर महागठबंधन का जो अपना एक इंटैक्ट वोट है, उस वोटरों तक क्या उनका ये जो शक्ति प्रदर्शन रहा, उसमें क्या आपको लगता है कि एक अलग तरह के नायक के रूप में उनकी झारखंड में एक पहचान बनी होगी? बेशक, और ये कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन जो पिछले एक हफ्ते से लोगों की नजर में यह लग रहा था कि वो डिफेंसिव गेम खेल रहे हैं पॉलिटिक्स की, आज उन्होंने ऑफेंसिव होकर के इसका जवाब दिया है। सदन में जिस तरह से एग्रेशन थी उनकी, उनके बॉडी लैंग्वेज में, उनके भाषणों में जिस तरह का एग्रेशन था, ठीक वैसा ही उनके अंदर का एक आत्मविश्वास भी था। और यह कह सकते हैं कि जिस तरह से वो सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला कर रहे थे, बीजेपी को उन्होंने कह दिया कि व्यापारियों की जमात की ये पार्टी है। अगर उनके भाषण को जो मैं नोट कर पाया, तो उन्होंने जब सदन में अपने सरकार के जवाब के में जब उन्होंने बाद में भाषण दिए, तो जो प्रमुख बातें उन्होंने कही, एक बात मैं शुरुआत में ही कह दूं कि उन्होंने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ और बड़े ही चुनौती के अंदाज में यह कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं आंदोलनकारी शिबू सोरेन का बेटा हूं, ना डरा हूं ना डरूंगा। ये बातें उन्होंने, ये उनकी एक, ये कह सकते हैं कि राजनीति में जो लोग इन्हें शिबू सोरेन के बेटे के रूप में ही या एक अपरिपक्व राजनेता के रूप में ही जो अब तक इनको मानते रहे हैं या देखते रहे हैं, वो उनके लिए ये मैसेज था कि वो शिबू सोरेन के बेटे हैं। यानी जो परिवारवाद की जो बातें बीजेपी की तरफ से हमेशा उठाई जाती रही है और यह करके उनके मोरल पर चोट करने की कोशिश की जाती है कि उन्हें वंश क्या कह सकते हैं कि चांदी के चम्मच में के थाली में राजनीति और कुर्सी जो है वो सजा कर मिल गई। तो यह जवाब उन्होंने देने की कोशिश की अपने इन बातों से। लेकिन ये दो तीन बातें जो इम्पोर्टेंट उन्होंने कहा, और सीधा उनका यह मकसद था कि 2024 के लिए जो बीजेपी ने जो सर्वे कराए हैं, उन सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी बौखलाई हुई है, क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि 2024 में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो ये उससे पहले ही ये अपना एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं और सरकार को जो अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जो शुरुआती बातें कही कि देश बेचने के साथ साथ अब इनकी पार्टी झंडा भी बेच रही है, झंडा का एजेंडा चला रही है, इस तरह की बातें उन्होंने सीधे तौर पर, हालांकि इसी बात पर विपक्ष ने बवाल कर दिया और वेल में आकर के वो भारत माता की जय और तिरंगे की लाज के समर्थन में वो नारे, बीजेपी के विधायक नारे लगाने लगे। लेकिन अब बीजेपी के एजेंडा को उन्होंने एक्सपोज करने की सदन के अंदर कोशिश की कि ये हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चला करके राजनीति
और कुर्सी हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि पिछले दिनों अगर देखा जाए जो बड़े ही मानवता को शर्मसार करने वाली जो 2-3 घटनाएं हुई है झारखंड में, उनमें एक अल्पसंख्यक समूह का जिक्र आता है और इसीलिए उन्होंने उस घटना का भी जिक्र किया कि ये घटना दुमका की घटना दुमका का भी की उन्होंने किया। जिक्र किया, दुमका की घटना का जिक्र किया कि हवाई जहाज पे बैठ करके बीजेपी के बड़े नेता आते हैं, निशिकांत दुबे आते हैं, मनोज तिवारी आते हैं और पीड़िता के घर जाते हैं, पीड़िता के परिवार से वो मुलाकात करते हैं। लेकिन वहां के स्थानीय जो सांसद हैं सुनील सोरेन और वहां की जो पूर्व विधायक रही है लुइस मरांडी, उन्हें साथ लेकर नहीं जाते हैं या वो उनके साथ क्यों नहीं दिखाई देते। तो मतलब जिस बीजेपी के अंदर जो राजनीति है उसको निशाने पर लिया हेमंत सोरेन। बिल्कुल ये उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि वो खुद आदिवासी हैं, वहां के सांसद आदिवासी हैं, वो भी सोरेन है, ये भी सोरेन है। हाँ, तो सोरेन को यानी आदिवासियों को दबाने की ये कोशिश हो रही है। और ये जो मनुवादी सोच, मनुवादी का भी शब्द का भी उन्होंने जिक्र किया, तो जो ये मनुवादी सोच है उसकी ये पोषक है यह पार्टी, इस तरह की बातों अपने भाषण के जरिए एक्सपोज करने। अच्छा, एक आखिरी सवाल सोरेन जी आपसे कि ये जो हेमंत सोरेन जिस तरीके से अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहे हैं, अभी तक राज्यपाल ने अभी तक पत्ता नहीं खुला कि इलेक्शन कमीशन ने इन पर इनकी सदस्यता समाप्त करने को लिखा है या फिर क्या लिखा है, वो अभी भी समझना काफी मुश्किल है कि उस पत्र में है क्या। लेकिन ये जो पूरा एक्सरसाइज हुआ है, जो जिस तरीके से पत्र आने की सूचना मीडिया में आती है, उससे पहले सांसद महोदय ट्वीट करते हैं। आपके यहाँ तो समस्या ये है कि कोई भी केंद्र की सरकार द्वारा कोई भी एक्शन होता है, सीबीआई, ईडी, तो निशिकांत दुबे का उससे पहले ट्वीट आ जाता है। अक्सर उसको लोग कोट भी करते हैं कि देखिए निशिकांत दुबे मतलब सीबीआई के डायरेक्टर हैं या ईडी के डायरेक्टर हैं, इस तरह से लोग चर्चा करते हैं। लेकिन इन सब तमाम झंझावट से जिस तरीके से हेमंत सोरेन बाहर निकलने में कामयाब रहे, क्या लगता है कि झारखंड में शिबू सोरेन के बाद एक ऐसे मजबूत आदिवासी चेहरा जो इस तरह के राजनीति को सीधे तौर पे उनके अटैक को मतलब स्वीकार भी किया और मुंह तोड़ जवाब भी दिया है, तो क्या लगता है कि हेमंत सोरेन एक अलग छवि के रूप में झारखंड में स्थापित हो सकते हैं आज की भूमिका के बाद? देखिए, अगर स्थापित हो जाते हैं तो इस पे हेमंत सोरेन के क्रेडिट से ज्यादा बीजेपी को क्रेडिट जाएगा, जिन्होंने उन्हें ऐसी परिस्थितियों में डाल करके उनकी राजनीति को या उनकी समझ को या उनके कुनबे को मजबूत किया है। और ये बहुत पुरानी कहावत है, बिहार के एक बड़े नेता ये वो कहते थे कि नाम हुआ तो बदनाम हुआ तो क्या हुआ, नाम भी तो हुआ। तो ठीक वैसा ही परिस्थितियां यहाँ बीजेपी बार बार उन्हें खनन पट्टे के मामले में भ्रष्टाचारी साबित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर उनकी लोकप्रियता को देखे या उनके ताने बाने को देखे तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन उस जाल में फंसते नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि उस जाल को तोड़ने के हुनर में माहिर होते जा रहे हैं। या कहेंगे कि एक अभ्यास हो जा रहा है उनका 2024 के लिए या आने वाले राजनीतिक भविष्य के लिए। तो ये अभ्यास जो है उन्हें अभ्यस्त करेगी और उनके राजनीति में आने में उनकी जो एक पहचान है उस पहचान को और मजबूत करेगी, मुझे ऐसा ही लग रहा है। और सोरेन जी, एक चलते चलते एक सवाल कि लगता है कि ये जो जिस तरीके से एक्सरसाइज हुआ झारखंड में 2024 का लोकसभा चुनाव जबरदस्त होगा? बेशक जबरदस्त होगा। और आज अब झारखंड में आज की परिस्थितियों से आज के हेमंत सोरेन के जो भाषण है वो दिखा रहा है, वो बता रहा है कि झारखंड में 1932 आधारित खतियान बने ना बने, लेकिन 2024 का चुनाव यहाँ बाहरी और भीतरी के नारों के साथ या इसी एजेंडे पर लड़ी जाएगी। अब भीतरी किनके साथ होंगे, बाहरी किनके साथ होंगे, ये बाहरी और भीतरी वाली बात जो है वो फिर से एक बार बड़ी जोर शोर से लहर से उठ रही है झारखंड की राजनीति में। और यही साबित करने की कोशिश की है क्योंकि पिछली सरकार को बाहरी करार दिया गया था। विपक्ष के लोग या झारखंड मुक्ति मोर्चा उस वक्त के विपक्ष के लोग उन्हें बाहरी कह करके उस सरकार की जितनी भी उपलब्धियां हैं, खामियां हैं, उसमें उनका बाहरी और भीतरी होना वो एक बड़ा मेजर पॉइंट हो जाता था। तो ये भीतरी की सरकार है यानी हेमंत सोरेन की सरकार। तो इसलिए एक बड़ी बात यह है कि आदिवासी हैं, दूसरा स्थानीय है यानी झारखंडी हैं,
तो ये सारी बातें अब जनता के फ्लोर पे रखी जाएगी कि यह एक आदिवासी सरकार थी, एक झारखंडी सरकार थी, इसलिए इसे गिराने की कोशिश की जा रही थी। और एक देश की बड़ी पार्टी जो है वो झारखंड में झारखंडियों के ऊपर जिस तरह से बाहरी शासन करते रहे हैं, वो राजनीति में भी उसे अमल में लाने की कोशिश कर रहे हैं और राजनीति के जरिए यहाँ के शोषण, यहाँ के लोगों को का शोषण करना चाह रहे हैं। और 19 वर्ष का या 17 वर्ष का जो हवाला दिया जाता है बीजेपी की सरकार का, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में झारखंड में इसकी राजनीति या इसका संघर्ष तेज होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सुरेंद्र जी, लंबे अंतराल के बाद हम लोग एक साथ इस तरीके से बातचीत कर रहे हैं और हमें लगता है कि झारखंड की राजनीति जिस दिशा में बढ़ रही है, बिहार की भी स्थिति वही है। हम लोग अक्सर इसी तरीके से मिलते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद तो संतोष। ये आपने देखा कि किस तरीके से झारखंड की राजनीति को लेकर, अस्थिरता को लेकर जो मुहिम चलाई जा रही थी, उस मुहिम से एक बाजीगर के रूप में ऊपर निकले हैं हेमंत सोरेन, और एक मैसेज देने में वो आज वो कामयाब रहे कि हमारी सरकार जो पूरी बहुमत की सरकार है और उसको गिराने के लिए किस तरीके से बीजेपी और बीजेपी शासित राज्यों के द्वारा साजिश रची जा रही है। चलिए, ये खास बहस का जो कार्यक्रम था झारखंड की राजनीतिक सियासत को लेकर जो झंझावट चल रहा है, उसको लेकर जो खास बातचीत जो आयोजित की गई थी, उसको फिलहाल यही समाप्त करते हैं। फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी किसी इसी तरीके से राजनीतिक संकट, सामाजिक संकट, आर्थिक और आपराधिक घटनाओं से जुड़ी हुई कोई बड़ी वारदात होगी तो हम आपको इसी तरीके से जुड़ते हुए, लाइव जुड़ते हुए कुछ वहां के स्थानीय पत्रकारों के माध्यम से हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।